अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी पार्ट 2 को। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी क्लास 9 पार्ट 2 को। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चन हैं। इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर पार्ट 2 में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, कोरियालिस बल के प्रभाव से किस प्रकार वायु प्रवाह तथा समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं, उल्लेख कीजिए। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के फलस्वरूप जिस बल के प्रभाव से वायु प्रवाह, समुद्री धाराएं इत्यादि के गति का बदलाव होता है या विक्षेपित हो जाती हैं, उसे कोरियालिस बल कहते हैं। सन 1835 ईस्वी में फ्रेंच फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ जीजी कोरियालिस ने इस घटना को सबसे पहले पता लगाया था और उन्हीं के नाम पर इस बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। इसे कोरियालिस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, कोरियालिस इफेक्ट के नाम भी जाना जाता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम या पृथ्वी का ग्लोब दिख रहा है, उसको देख के समझिए पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दिखाया गया है। तो वहाँ पर देखिए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से दिखाया गया है एरो को। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए दाएं विक्षेपित हो रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए बाएं की ओर विक्षेपित हो रहा है, ठीक है। यही कंसेप्ट है कोरियालिस इफेक्ट का। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि वायु प्रवाह पर और समुद्री धाराओं पर किस तरह से कोरियालिस बल प्रभाव डालता है। देखिए, वायु प्रवाह पर कोरियालिस बल का प्रभाव। पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली वायु कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर प्रभावित होती है। यह प्रभाव विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों की ओर सर्वाधिक होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, ध्रुवीय पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कोरियालिस बल के प्रभाव से वायु उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज में चक्राकार रूप से घूमता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुद्री धाराओं पर कोरियालिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारत महासागर आदि महासागरों का समुद्री धाराएं कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में उपसागरीय धाराएं और प्रशांत महासागर में उत्तर प्रशांत महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती रहती हैं या फिर आगे की ओर अग्रसर होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं समुद्री धाराओं पर कोरियालिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जीपीएस किन किन कार्यों में उपयोग होता है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपग्रह और प्राप्त
करने वाले उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग पृथ्वी पर किसी चीज़ की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कुछ जीपीएस रिसीवर इतने सटीक होते हैं कि वे 1 सेंटीमीटर के भीतर अपना स्थान स्थापित कर लेते हैं। अतः कृत्रिम उपग्रह की सहायता से जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न कामों में किया जाता है। नंबर 1, किसी देश या किसी अंचल के वन भाग की रखरखाव तथा परिकल्पना के काम में, मिट्टी के व्यवहार की समीक्षा में। नंबर 3, समुद्र से नीचे स्थित देशों के मानचित्र को तैयार करने में। नंबर 4, कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि के लिए जीपीएस की सहायता से किसानों को सटीक जानकारी देने में। समुद्र में मछली की सटीक स्थिति को बताने में ताकि मछुआरों को प्रचुर मात्रा में मछली प्राप्त हो। तो देख पा रहे हैं जीपीएस की मदद से ही हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ की स्थिति को हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर परिभ्रमण नहीं करती तो क्या घटित होता। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मॉडल एक्टिविटी टास्क का, जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर परिभ्रमण नहीं करती, मतलब दैनिक गति नहीं होता। सोच लीजिए, दैनिक गति नहीं होती, पृथ्वी स्थिर होती, ठीक है, तब क्या घटित होता, क्या होता हमारे पृथ्वी पर। देखिए समझते हैं। पृथ्वी के आकार को जियोड कहते हैं। पृथ्वी गोल है ऐसा नहीं बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो एकदम अपना ही आकार है, संतरे की तरह, ऊपर से और नीचे से चपटी, इसीलिए इसके आकार को जियोड बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है, और इसी कारण पृथ्वी का तापक्रम किसी भी स्थान पर बहुत ज़्यादा या किसी स्थान पर बहुत कम नहीं होता है। फलस्वरूप जीवन यहाँ पर संभव होता है। किंतु मान लीजिए यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होता, पृथ्वी परिभ्रमण नहीं करती, तो क्या होता। सूर्य की ओर पृथ्वी का जो भाग होगा वहाँ पर हमेशा दिन, और जो भाग विपरीत में होगा वहाँ हमेशा रात होगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, सूर्य के सामने वाले भाग में काफ़ी गर्मी और विपरीत भाग में प्रचंड ठंड होगी। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का होना संभव नहीं होगा। फलस्वरूप पेड़ पौधे, जीव जंतु का विनाश हो जाएगा, ठीक है। पर आशा की किरण एक जगह दिखेगी, कहाँ पर, छायावृत्त के आसपास में, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है, जहाँ पर जिस लाइन पर आप देखते हैं दिन और रात, अंधकार और दिन की जो छायावृत्त रहती है, उन अंचलों में जीवन की संभावनाएं बनी रहेंगी, जीवन वहीं पर होगा। अतः हमें यह समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन की सृष्टि संभव है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वर्तमान समय में गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग क्रमशः क्यों बढ़ रहा है। देखिए, वर्तमान समय में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का या साधनों का उपयोग क्रमशः निम्नलिखित कारणों से बढ़ रहा है। क्या कारण है। नंबर 1 देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की मात्रा का सीमित होना। आप जानते हैं परंपरागत ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनकी मात्रा सीमित है, ठीक है। पृथ्वी पर आने वाले समय में बहुत तेज़ी से समाप्त होते जाएंगे, फलतः हमें तुरंत ही कोई दूसरा विकल्प चुनना ही होगा, ठीक है। नंबर 2 देखिए, परिवेश का कम प्रदूषण होना। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के इस्तेमाल से परिवेश का प्रदूषण नहीं होता है। हमारा जो
वायुमंडल है वह दूषित नहीं होता है। तीसरा देखिए, सरलता से प्रयोग संभव है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का। सरलतापूर्वक इसको प्राप्त किया जा सकता है, सरलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, ज्वार ऊर्जा हो गया, इन सब से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिक्कत नहीं होती है। फोर्थ नंबर देखिए, उत्पादन में कम खर्च। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से सहजता से उपलब्ध और परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण उत्पादन में काफ़ी खर्च कम होता है। फलस्वरूप परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की तुलना में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत सहजता से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना क्यों आवश्यक होता जा रहा है। अभी के समय में यह ऊर्जा का स्रोत बहुत ही आवश्यक बन के रह गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। कीप शेयरिंग।